introduction of Kiryasari. We have completed the cardiovascular system. So first let's see ki what is Kiryasari. Kiryasari is made up of two words. One is Kirya, another is Sari. Kirya, Sari. Kirya Pratipadakam Sariram, Kirya Sariram. Kirya Pratipadakam Sariram, Kirya Sariram. Sari मतलब the study of body. शरीर मतलब body. शरीर मतलब study of body. क्रिया प्रतिपादकम शारीरम. क्रिया प्रतिपादकम शारीरम ऐसी स्टडी ऑफ बॉडी जो क्रिया प्रतिपादकम शरीर की क्रिया बताती है उसको क्रिया शरीर कहते हैं. राइट. तो क्रिया शरीर, व्हाट इज द क्रिया शरीर? क्रिया प्रतिपादकम क्रिया शारीरम. क्रिया प्रतिपादकम क्रिया शारीरम. व्हाट इज शारीर? द स्टडी ऑफ बॉडी इज नोन एज शारीर. शरीर, शारीर, शरीर बॉडी, शारीर स्टडी ऑफ बॉडी. तो ऐसी स्टडी ऑफ बॉडी जो बॉडी की क्रिया प्रतिपादक करती है, बॉडी की क्रिया बताती है. क्रिया मतलब काम करना, बॉडी काम कैसे करती है. तो ऐसी स्टडी ऑफ बॉडी जो शरीर की क्रिया को बताती है कि शरीर काम कैसे करती है उसे हम क्रिया शरीर कहते हैं. राइट. तो क्रिया शरीर में तीन मेन चीजें, दोष धातु मल मूलम शरीरम. पहला दोष. व्हाट इज दोष? तो दोष क्या है? दुष्यंती इति दोषा दोष नहीं है. दुष्यंती इति दोषा दोष नहीं है. व्हाट इज दोष? तो दोष की डेफिनेशन है कि प्रकृति जनकत्वे सति विकृति दुष्कत्वेन हेतु दोषा. प्रकृति जनकत्वे सति विकृति दुष्कत्वेन हेतु दोषा. व्हाट इट मींस? इट मींस कि जब मनुष्य में गर्भ का निर्माण होता है, जब स्पर्म और ओवम मिल रहे होते हैं मम्मा की बॉडी में, तो उस समय जो बच्चे की प्रकृति डिसाइड होती है. प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब नेचर, कंसेप्ट, पर्सनालिटी इंडिविजुअल की. तो वो आयुर्वेद का एक यूनिक कंसेप्ट है पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी, उस बच्चे की पर्सनालिटी कैसे बनेगी, उस बच्चे की पर्सनालिटी में कौन से फीचर्स आएंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा. उस समय जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस समय स्पर्म में, ओवम में, माता के यूट्रस में जो दोष ज्यादा होंगे, जिन दोषों का प्रीडोमिनेंस होगा, उसके बेसिस पे जाइगोट का नेचर डिसाइड होगा कि जाइगोट के अंदर कौन से वाले दोष रहने वाले हैं. तो दिस इज प्रकृति जनकत्वे क्षति. तो व्हेन वी विल टीच द प्रकृति, जब मैं मेरे सिलेबस में होगा मैं प्रकृति पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि प्रकृति बनती कैसे है. तो जो प्रकृति बनाने के लिए उत्तरदायी हो, अब प्रकृति कैसे बनेगी? जब स्पर्म और ओवम, मदर और फादर के जब फर्टिलाइज करते हैं, तो स्पर्म के अंदर जो दोष हैं, ओवम के अंदर जो दोष हैं, यूट्रस में जो दोष हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें जो दोष हैं, वो सारे दोष मिलके जाइगोट के अंदर डिसाइड करेंगे कि क्या दोष बनेगा, बच्चे के अंदर कौन सा दोष ज्यादा रहेगा, और वो दोष ही डिसाइड करेगा कि उस बच्चे की प्रकृति कैसी रहेगी. तो मैंने जो एक शब्द बोला प्रकृति जनकत्वे सति, दूसरा शब्द मैंने बोला विकृति दुष्कत्वेन हेतु दोषा. तो पहला शब्द मैंने बोला प्रकृति जनकत्वे क्षति, दूसरा शब्द मैंने बोला विकृति दुष्कत्वेन हेतु दोषा. तो विकृति मतलब बीमारी, प्रकृति मतलब नॉर्मल सी. तो आपकी फिजियोलॉजी है, जैसे कुछ बच्चे नॉर्मली मोटे होते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ बच्चे पहले पतले दुबले हुए, अचानक से मोटे हुए, उनको ओबेसिटी हो गई. तो ओबेसिटी एक दूसरा डिसऑर्डर है. कफस प्रकृति का जो हेल्दी पुरुष है वो एक दूसरा डिसऑर्डर है. तो प्रकृति और विकृति में अंतर समझना जरूरी है. प्रकृति मतलब नॉर्मल सी, विकृति मतलब एबनॉर्मल सी. प्रकृति मतलब फिजियोलॉजी, विकृति मतलब पैथोलॉजी. तो जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल कि जो पित्त प्रकृति के पुरुष हैं वो नेचुरल है कि उनके बाल जो है थोड़े कम होंगे, और गंजापन एक बीमारी है. तो गंजापन इज ए डिसीज, एंड जो खालित्य है और पालित्य है वो लक्षण बताया गया है पित्त प्रकृति के पुरुष का. तो हमें डायग्नोज करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा प्रकृति क्या है और विकृति क्या है. तो प्रकृति, जैसे अब आयुर्वेद में आप पढ़ोगे कि जब आप वात प्रकृति पढ़ोगे तब आप एक सिम्टम पढ़ोगे. जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो बहुत तेज चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उनकी बॉडी में एंथुसियाज्म ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वो उनका नेचर है. और अगर कंपवात का पेशेंट आएगा तो उसमें उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, तो दैट इज ए डिसीज. तो वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रकृति क्या है और विकृति क्या है. मैंने जब शब्द बोला दोष की डेफिनेशन, तो मैंने ये बोला कि दुष्यंती इति दोषा दोष नहीं. तो व्हाट इज दोष? प्रकृति जनकत्वे सति विकृति दुष्कत्वेन हेतु दोषा. मतलब मैं लिख देता हूँ एक बार, प्रकृति जनकत्वे सति, प्रकृति
विकीर्ति दुष्कत्वेन हेतु दोषा, विकीर्ति दुष्कत्वेन हेतु दोषा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तो दोषा इज समथिंग, दोष वो है जो प्रकृति के जनने के लिए, प्रकृति के बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विकृति जनकत्वे, विकृति के बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दुष्कत्वे हेतु दोषा, तो जो प्रकृति बना रहा है और विकृति बना रहा है, कैसे? बाय इट्स ओन। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रकृति बना दे और विकृति बना दे। सिर्फ एक ही चीज है जो प्रकृति के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है और विकृति के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस चीज का नाम है दोष। ठीक है? तो कोई पूछेगा व्हाट इज दोषा, तो दुष्यंती की दोषा दोष नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। कि सपोज मल है, दुष्यंती का मतलब जो दूषित करे, जो बीमारी उत्पन्न करे। दुष्यंती दोष का मतलब क्या है? जो दूषित करे, जो बीमारी उत्पन्न करे, जो आपकी बॉडी के अंदर पैथोलॉजी उत्पन्न करे, जो पैथोजेनेसिस बनाए, उसको आप दोष बोलेंगे। ये दोष का मतलब है ना दुष्यंती दोषा का। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर मल है तो मल भी क्या करते हैं? मल भी आपकी बॉडी को गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, तो वो भी दोष होने चाहिए। आगे जाके आप आम पढ़ोगे, व्हाट इज आम, वो भी पता नहीं तुमने पढ़ा है या नहीं, सेकंड ईयर में पढ़ोगे या अभी पढ़ोगे। आम, तो आम क्या है? आम भी अगर बॉडी में ज्यादा समय तक रुकता है तो वो भी बॉडी को दूषित करता है, तो वो भी दोष होना चाहिए। तो वो दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम हो या मल हो, वो प्रकृति नहीं बनाते। दोष को दोष कहने के लिए प्रकृति भी बनानी है और विकृति भी बनानी है। कैसे? बाय इट्स ओन। तो दोष इज समथिंग which is responsible for formation of प्रकृति and formation of विकृति by its own। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है प्रकृति बनाने के लिए और विकृति बनाने के लिए। Got it? समझ आया? तो what is दोष? तो दोष दुष्यंती भी दोषा दोष नहीं है। तो what is दोष? प्रकृति जन्य सती विकृति दुष्कत्वेन हेतु दोषा, जो मनुष्य के अंदर स्वतंत्र रूप से प्रकृति बनाने के लिए और स्वतंत्र रूप से विकृति उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे दोष कहते हैं। ठीक है? दोष दो तरीके के होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो एक शारीरिक दोष और दूसरा मानसिक दोष। तो कोई पूछेगा दोष कितने हैं, तो आपका जवाब 3 नहीं होना चाहिए, बात का आपका जवाब 2 होना चाहिए। दोष 2 तरीके के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक दोष 3 तरीके के होते हैं, बात का। मानसिक दोष 3 है और, ठीक है? तो दोष कितने तरीके के हैं, तो किसी को जवाब भी देना है 3, बात पे कफ नहीं है। दोष 2 तरीके के हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 तरीके के हैं, बात पे कफ। मानसिक दोष 2 है। ठीक है? दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दोष। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो KSI का है, दैट इज धातु। दैट इज धातु। तो दोष समझ आया? व्हाट इज दोष? तो दोष जो दूषित करे वो दोष नहीं। पहली चीज बस यही याद रखना है। किसी को भी पूछोगे ब्लाइंडली वो ये बोलेगा जो दूषित करेगा वो दोष है। जो स्वतंत्र रूप से मनुष्य की प्रकृति और स्वतंत्र रूप से मनुष्य की विकृति उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे दोष कहते हैं। ठीक है? अब जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, सेकंड ईयर में आओगे तो आप आएगा पढ़ने में, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो बॉडी के अंदर बीमारी उत्पन्न करती हैं। तो बीमारी मतलब दूषित करना, तो फिर वो सब दोष में आ गई। वो सब दोष में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो मनुष्य में स्वतंत्र रूप से प्रकृति बनाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोष की परिभाषा अगर हम दोष कहते हैं तो उसको स्वतंत्र रूप से प्रकृति और स्वतंत्र रूप से विकृति बनाने आना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट वी विल सी धातु। तो व्हाट इज धातु? तो देयर इज ए प्रोवर्ब, धारणा धात्वा। धारणा धात्वा व्हाट डू यू मीन? जो हमारी बॉडी को धारण करे, जो हमारी बॉडी को धारण करे उसे धारणक बोलेंगे। ठीक है? तो धारण का मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी को धारण करे उसको धातु बोलेंगे। तो धारण शब्द पे चक्रपाणी जो कि कमेंटेटर थे, इसके चक्रपाणी का नाम सुना है? कौन थे? चक्रपाणी का नाम सुना है? कौन थे? कौन थे कमेंटेटर? कौन सी कमेंट्री थी? टीका मतलब कमेंट्री। टीका मतलब कमेंट्री। कौन सी कमेंट्री थी?
चक्रपाणी कमेंटेटर थे, वेरी गुड, उन्होंने कमेंट्री लिखी। कमेंट्री का हिंदी शब्द है टीका। मेरा क्वेश्चन, कौन सी कमेंट्री लिखी? कौन सी टीका लिखी उन्होंने? किसी को पता है? चक्रपाणी कमेंटेटर थे, उन्होंने चरक पे टीका लिखी। उस टीका का कुछ तो नाम होगा। नहीं पता? ओके, नाम भूल जाओ कि चक्रपाणी एक वो थे, कौन टीकाकार? चक्रपाणी एक लेडीज टेलर थे। कौन थे? लेडीज टेलर। उनके पास दो लड़कियां आती थी कपड़े सिलवाने, एक का नाम दीपिका था और दूसरी का नाम भानुमति था। क्या नाम था? एक का नाम दीपिका, दूसरी का नाम भानुमति। तो उनकी एक किताब का नाम है आयुर्वेद दीपिका और दूसरी किताब का नाम है भानुमति। तो चक्रपाणी ने चरक पे भी टीका लिखी है और सुश्रुत पे भी लिखी है। तो चरक पे टीका लिखी है, उसका नाम है आयुर्वेद दीपिका। सुश्रुत पे टीका लिखी है, उसका नाम है भानुमति। क्या नाम है? भानुमति। तो चक्रपाणी कौन थे? चक्रपाणी चक्रपाणी कमेंटेटर हैं जिन्होंने चरक संहिता पे भी टीका लिखी है और सुश्रुत संहिता पे भी टीका लिखी है। जो चरक संहिता पे टीका लिखी है उसका नाम है आयुर्वेद दीपिका और जो सुश्रुत संहिता पे लिखी है उसका नाम है भानुमति। ठीक है, तो चक्रपाणी जो कमेंटेटर थे उन्होंने इस पे कमेंट करते हुए बोला, किस पे? धारणा धातुवा, कि हम तो बोल गए क्या, जो शरीर को धारण करे वो धातु है, राइट? शरीर को धारण करे वो धातु है, ये तो पढ़ा होगा, है ना? तो धारण करने का मतलब क्या है? उपधातु भी आपकी बॉडी को धारण करती है, उपधातु नहीं करती, वो भी करती है। और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी बॉडी को धारण करती है। धारण मतलब सपोर्ट करना, सस्टेन करना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सस्टेन की हुई है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मेंटेन की हुई है। अगर वो ना हो तो आपकी बॉडी सस्टेन ना करे, दैट इज धारण शब्द। तो धारण पे चक्रपाणी जी ने टीका करते हुए बोला, धारणा धारण पोषण गति। धारणा धारण पोषण गति। तो धारणा शब्द का मतलब तीन शब्दों से लिया गया है, धारण पोषण गति। अगर हम बोलते हैं कोई चीज धातु है तो उसको शरीर को धारण भी करना चाहिए, उसको शरीर को पोषण भी करना चाहिए और उसके अंदर गति भी होनी चाहिए। If something is dhatu, it should dharan the body, it should give nourishment to the body, and it should have movement. तो अगर हम किसी चीज को बोलेंगे ये धातु है, तो धातु होने के लिए तीन चीजें चाहिए। उसको धारण भी करना है शरीर को, उसको पोषण भी करना है और उसके अंदर गति भी है। अगर वो सिर्फ धारण करती है, पोषण नहीं करती, गति नहीं है, तो वो धातु नहीं है। तो वो क्या है? तो वो धातु की ही जैसी है, उसका नाम है उपधातु। बट तो धातु जब हम बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से शरीर क्या है, तो दो धातु मल मूलम ही शरीरम, दिस इज शरीर अकॉर्डिंग टू क्रिया सारी, ना कि आयुर्वेद। रचना साही के हिसाब से शरीर की डेफिनेशन अलग है, क्रिया साही के साथ शरीर की डेफिनेशन अलग है, सबके हिसाब से अलग अलग है। तो क्रिया साही के हिसाब से शरीर की डेफिनेशन क्या है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अष्टांग हृदय कहते हैं दोष धातु मल मूलम ही सदा देह। दो शब्द है, तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो दोष हमने पढ़ लिया, व्हाट इज दोष? स्वतंत्र रूप से मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य में विकृति बनाए उसे हम दोष कहते हैं, राइट? टुडे वी विल स्टडी, नाउ वी विल स्टडी द धातु। तो धातु क्या है? धातु के लिए सबको ब्लाइंडली पता है, धारणा धातु। जैसे दोष के लिए सबको पता है दुष्यंती दोषा, ऐसी ब्लाइंडली सबको पता है धारणा धातु। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय धारणा? धारणा शब्द का मतलब क्या है? उस पे चक्रपाणी जी ने टीका करते हुए लिखा है, धारणा धारण पोषण गति। तो धारण का मतलब जो आपकी बॉडी को धारण करे, पोषण का मतलब जो आप, धारण का मतलब सस्टेन करना, पोषण का मतलब नरिशमेंट करना, गति का मतलब मूवमेंट। इफ वी विल से दिस इज धातु, इट शुड sustain the body, it should nourish the body, it should have movement. If it is only sustaining the body, neither it is nourishing nor it have movement, then it is not dhatu, it is dhatu. Fine. तो धारण का मतलब जो सस्टेन कर रही है,
पोषण का मतलब नरिशमेंट कर रही है, किसको? उपधातु को। धातु है तभी तो उपधातु है, धातु नहीं होती तो उपधातु नहीं होती। तीसरा, धातु में गति भी होना चाहिए। अगर कोई चीज आपकी बॉडी को धारण करती है, आपकी बॉडी को पोषण करती है और उसमें गति है, तभी हम उसको धातु बोलेंगे, अदरवाइज उसको धातु नहीं बोलेंगे। समझ आया? नाउ वी विल सी द थर्ड पॉइंट, दो धातु मल मूलम ही शरीरम। तो तीसरा पॉइंट आया मल। क्या है? मल। तो मल के बारे में सबको पता है, एक छोटी सी शब्द मलिनीकरणान मला, लेकिन इसका मतलब क्या है? मलिनीकरणान मला, ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मलिनीकरणान मला, जो आपकी बॉडी को गंदा करे। मलिन मतलब गंदा, मलिन कर दिया, गंदा कर दिया। जो आपकी बॉडी को मलिन करे वो गंदा है, वो मल है। तो क्या मल जो है उनका काम सिर्फ आपकी बॉडी को गंदा ही करना है? तो बनते क्यों है? अगर गंदा ही करना है तो बनने दीजिए, राइट? तो वो गंदे कब करते हैं? वो ऐसा पदार्थ, ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में एक लिमिटेड समय से ज्यादा समय तक रुके तो गंदा करे। जैसे सुसु का बनना आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है, सुसु नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी में पैथोलॉजी हो जाएगी। पॉटी का बनना बहुत जरूरी है, स्टूल नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बीमारी कब उत्पन्न होगी? बीमारी तब उत्पन्न होगी जब रात का खाना खाया हुआ सुबह को मल के रूप में नहीं निकलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो पेट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करने लगेगा। अदरवाइज उस मल का बनना उतना ही जरूरी था जितना आपकी बॉडी में धातु का और दोषों का बनना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि अगर मल नहीं बने तो आप हेल्दी रहोगे, अगर मल नहीं बने तब आप हेल्दी नहीं रहोगे। मल का बनना उतना ही जरूरी है जितना दोष धातु का बनना जरूरी है। फिर क्यों बोलते हैं कि जो गंदा करे? अगर वो बनने के बाद एक पर्टिकुलर समय से ज्यादा आपकी बॉडी में रुकेंगे तो वो बीमारी उत्पन्न करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सुसु बनने के बाद अगर वो 1-2 घंटे रुक रही है प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो उसके ज्यादा समय तक रुकती है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां होंगी। पॉटी बनने के बाद निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहां है जब वो रुकने लगेगी, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन करने लगेगी और उसके बाद बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। तो मलिनीकरणान मला का मतलब सिर्फ गंदा करना नहीं है। मलिनीकरणान मला का मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी में एक निश्चित समय से ज्यादा समय तक अगर रुके तो आपकी बॉडी को गंदा करे, उसको मल। फाइन। तो हमने 3 शब्द पढ़े। पहला पढ़ा हमने दोष। दोष का मतलब क्या था? प्रकृति जगतत्व सति विकृति दुष्कत्वे हेतु दोषा। जो स्वतंत्र रूप से मनुष्य की प्रकृति और विकृति को बनाए उसको दोष बोलेंगे। दूसरा शब्द हमने पढ़ा धातु। धातु के लिए धारणा धात्वा, ये सोशल संहिता का है, इस पर टीका करते हुए लिखा है चक्रपाणी जी ने कि धारण पोषण गति, जो हमारे शरीर को धारण करे, जो हमारे शरीर को पोषण करे और जिसमें गति हो, उसको हम धातु बोलेंगे। अगर वो सिर्फ धारण करती है, पोषण नहीं करती और उसमें गति नहीं होती तो वो धातु नहीं है, वो क्या है? धातु। Now third we have studied the mal. What is mal? मलिनीकरणान मला, जो हमारे शरीर को गंदा करे उसको मल बोलेंगे। लेकिन गंदा तो कोई भी कर सकता है, जिसका बनना हमारे शरीर में उतना ही जरूरी है जितना दोष का और धातु का। लेकिन बनने के बाद अगर वो एक लिमिटेड समय से ज्यादा समय के लिए रुकता है तो वो आपकी बॉडी को गंदा करना शुरू कर देता है, आपकी बॉडी में विकृति उत्पन्न करना शुरू कर देता है, उसको मल बोलेंगे। ठीक है, समझ आया? समझ आया? एक तीसरा कंसेप्ट है छोटा सा, स्रोतस। व्हाट इज स्रोतस? स्रोतस। जैसे सबको पता है कि दूषण के दोषा दोष होते हैं, नहीं होते हैं। धारणा धातुआ, जो धारण करे वो धातु होती है, नहीं होती है। जो गंदा करे वो मल होता है, नहीं होता है। ऐसे ही स्रोतस का मतलब चैनल्स नहीं होता है। समवन विल से कि स्रोतस मींस चैनल, तो आपकी बॉडी में तो बहुत सारे स्रोतस दिखते हैं, 11 पेयर्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और 13 अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो अगर हम बोलेंगे कि स्रोतस का मतलब चैनल है तो कोई मुझे बताएगा कि रसवाह स्रोतस में कौन सा चैनल दिख रहा है, मांसवाह स्रोतस में कौन सा चैनल दिख रहा है, ऑस्टियोवाह स्रोतस में कौन सा चैनल दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं। स्रोतस की डेफिनेशन क्या है? श्रवणार्थ श्रोतांसी। ये भी सबको पता है, श्रवणार्थ श्रोतांसी। क्या है? श्रवणार्थ श्रोतांसी, जिसमें श्रवण की प्रोसेस हो, जिसमें ऊजिस की प्रोसेस हो, ऊजिस,
जिसमें ऊजिस की प्रोसेस हो या श्रवण की प्रोसेस हो, चीजें बहें जिसके थ्रू, उसको हम स्रोतस बोलेंगे। तो इसी के बेस पे लोगों ने बोल रखा है कि स्रोतस का मतलब क्या है, चैनल। लेकिन स्रोतस चैनल नहीं है, क्योंकि इस पर टीका करके बोला गया है श्रवणम स्यंदनम, श्रवणम स्यंदनम, श्रवणम स्यंदनम। तो हमने इसमें बोल दिया जिसके थ्रू ऊजिस हो, ऊजिस मतलब बहना, लेकिन इस पे टीका करके बोला है श्रवणम स्यंदनम। स्यंदन का मतलब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो जो बहने की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू और डिफ्यूजन के थ्रू। चैनल्स में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं होता, चैनल्स में सीधे सीधे बहते हैं। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और तो व्हाट इज द स्रोतस की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, जिसके थ्रू श्रवण की प्रोसेस हो, और श्रवण का मतलब स्यंदन, जिसके थ्रू ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की प्रोसेस हो, और वो बॉडी में किसके थ्रू होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल जो है वो स्रोतस है। जैसे हम बोलेंगे, एग्जांपल लेके चलते हैं, अस्थिवाह स्रोतस। व्हाट इज अस्थिवाह स्रोतस? तो अस्थियों के अंदर कोई चैनल तो दिखता नहीं, लेकिन अस्थियों के अंदर एक चीज दिखती है, क्या, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सब क्या है, सेल है, जिसके थ्रू ऊजिस भी होगा, ऑस्मोसिस भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा। तो दैट इज अस्थिवाह स्रोतस। ऐसे ही हम बोलेंगे मेदवाह स्रोतस। तो मेद के अंदर क्या है, लिपोसाइट्स है, तो दैट इज मेदवाह स्रोतस। ऐसे हम बोलेंगे मज्जावाह स्रोतस। तो बोन मैरो जिससे आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनेंगी स्टार्टेड में, जो माइलाइट और एथाइसीट्स की सेल है, दैट इज व्हाट, मज्जावाह स्रोतस। तो स्रोतस का मतलब क्या है, जिसके थ्रू श्रवण की प्रोसेस हो, जिसके थ्रू बहन की प्रोसेस हो। और श्रवण का मतलब क्या है, श्रवणम स्यंदनम, जिसके जो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू हो। तो आपकी बॉडी में ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई ट्रैक नहीं है जिसके थ्रू ये सब प्रोसेस होती है। बॉडी में किसके थ्रू होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ इंटैक्ट रहती है, सेल के चारों ओर। तो बेसिकली जो सेल है उसी के थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या बहन की प्रोसेस होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कंपेयर कर सकते हैं, स्रोतस से। स्रोतस बहुत तरीके के हैं। आचार्य चरक सुश्रुत ने 11 पेयर बताए हैं, आचार्य चरक ने 13 और 14 बताए हैं। तो जो 11 पेयर बताए हैं उसमें भी बहुत सारे हैं, 13-14 में भी बहुत सारे हैं। तो अगर हम 1 by 1 कंपेयर करें, सिंपल एग्जांपल लेके अस्थिवाह स्रोतस, तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। अगर हम मेदवाह स्रोतस की बात करें तो लिपोसाइट्स। अगर हम मज्जावाह स्रोतस की बात करें तो बोन मैरो जहां से बनती है, बोन मैरो में जो एराइथ्राइड और माइलाइट सीड्स की सेल्स होती हैं, दैट इज मज्जावाह स्रोतस। रक्तवाह स्रोतस की बात करें तो आरबीसी, सिंपल डब्ल्यूबीसी। तो स्रोतस का मतलब क्या हुआ, चैनल्स नहीं है। स्रोतस का मतलब क्या है, ऐसा पाथवे, ऐसा रास्ता जिसके थ्रू श्रवण हो, और श्रवण कैसे हो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू। तो सेल्स द बेस्ट एग्जांपल और यू कैन कंपेयर विद द स्रोतस। दिस इज व्हाट हमने क्या पढ़ लिया, दोष, हमने पढ़ लिया धातु, हमने पढ़ लिया बल, हमने पढ़ लिया स्रोतस। एक चौथा कंसेप्ट है, दैट इज आर्म, दैट इज आर्म। तो अस्तांग हृदय लोग पढ़ रहे हो, आज का सिलेबस में है। तो उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, पढ़ा है आर्म का, अभी तुम पढ़ोगे ऊष्मण वल वल माधे, इसका मतलब क्या है, उस श्लोक का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। कि अभी तुम्हें जो भी पढ़ाएगा वो बताएगा, क्या बताएगा कि आम जो है कि जब आपकी बॉडी में जाठरनी, सब कुछ आपकी बॉडी में क्यों सही चल रहा है, कि आपकी जाठरनी ठीक है, आपकी जाठरनी ठीक है। तो वो श्लोक का मतलब क्या है, ऊष्मणो अल्पम आधे, कि मतलब जब आपकी जाठरनी कमजोर हो जाती है, जब आपकी जाठरनी कमजोर हो जाती है तो आपकी बॉडी में खाना पचना हैम्पर हो जाता है, खाना पचना प्रभावित हो जाता है और वो सही से नहीं पचता। तो जो आधा कच्चा पक्का खाना है, आधा कच्चा पक्का खाना है, दैट इज नोन एज आर्म, और वही सब बीमारियों का कारण है। दिस इज विदित कि बॉडी में जितनी भी बीमारी होती हैं, आयुर्वेद कहता है, बाधा निदान कहते हैं कि आयुर्वेद में जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का एक ही कारण है, रोगाम सर्वे अपि मंदाग्नि सुतराम उतराणी च। मंदाग्नि कि जब आपकी अग्नि मंद हो जाती है, जब आपकी खाना पचाने की, आप रोज छोले भटूरे खा रहे हो, दवा के रन कर रहे हो, दवा के एक्सरसाइज कर रहे हो, और उसके बाद आपका छोले भटूरे सब रोज पच जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, जब वो पचेंगे नहीं। दिक्कत कब होगी, जब वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, तब दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो आयुर्वेद कहता है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां अग्नि मांद्यता की वजह से होती हैं। तो जब आपकी अग्नि मंद हो जाती है, जब आपकी अग्नि कम हो जाती है, तो क्या होता है,
कि खाना जो है जो सही से पचना चाहिए था वो पचेगा नहीं, और जो अनपचा खाना है, अपक्व खाना है, उसी को आम कहते हैं। ऊष्मणो अल्पबल आदे दुष्टमामाशेगत दसम साम पृच्छते। तो ये श्लोक है जो तुम्हारा स्थान हृदय में दिया हुआ है, तुम आगे पढ़ोगे। लेकिन आम वहां तक सीमित नहीं है। जैसे दुष्यंती की दोष नहीं है, धारणा धातुवा धातु नहीं है, मलिनीकरणा मल नहीं है, स्रोतस चैनल नहीं है, ऐसे ही ऊष्मणो अल्पबल आधे मतलब आधा पक्का खाना भोजन आम नहीं। व्हाट इज आम? है क्या आम? तो जब हम खाना खाते हैं, सपोज आपने कुछ खाया ऐसे, आपने मैगी खाई, सब खाते मैगी, आपने मैगी खाई, तो मैगी खाने के बाद फाइनली क्या बनेगा? आहार रस। क्या बनेगा? वो अलग बात है, इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है उसकी। आहार रस में पोषक पदार्थ उतने नहीं होंगे, दैट इज अनदर थिंग। जौ की रोटी खाई, ज्यादा पोषक पदार्थ, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन बनेगा फाइनली क्या? आहार रस। लेकिन आहार रस बनने से पहले बीच में कुछ बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? बनेगा। वो बनना, वो आधा पक्का ही बनेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल तो बनेगा। वो आधा पक्का बनना उतना ही जरूरी है जितना कि दोष धातु मल। क्यों? अगर ये ना बनता तो ये कैसे बनता? अगर ये नहीं बनता तो ये कैसे बनता है? ये बन सकता है नहीं। इसके बनने के लिए इसका बनना बहुत जरूरी है। तो लोअर कंसेप्ट, बहुत सारे टीचर्स हैं, आई डोंट वांट टू टेल लाइक दिस, कि लोअर कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आम क्या है। तो आम क्या है? प्रॉपर्ली खाना बनने से पहले, प्रॉपर्ली आहार से आहार रस बनने से पहले बीच में जो स्टेप्स होते हैं वो सारे आम के अंदर का आते हैं। एग्जांपल में देता हूं कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन से फाइनली टूट के क्या बनेगा? अमीनो एसिड। लेकिन अमीनो एसिड बनने से पहले बहुत सारी चीजें बनेगी, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, तो में वो बनेगी, बन के निकल जाएगी, और एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बने तो बहुत अच्छा बात है। अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, तो अगर वो 2 से लेकर 4 ग्राम मैक्सिमम 7 मिलीग्राम तक बने तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो 7 मिलीग्राम से ज़्यादा बनने लगेगा तो एक बीमारी हो जाएगी, गाउट। तो गाउट की वजह से फिर दिक्कत होने लगेगी। अगर वो 7 मिलीग्राम से कम बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होगी? जब वो 7 मिलीग्राम से ज़्यादा बनने लगेगा, देन इट विल क्रिएट द डिसीज। तो आम का मतलब क्या है? आम का मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले बीच वाले जो प्रोडक्ट हैं, दैट इज आम। आम का मतलब आधा पका खाना नहीं है, ये अभी से याद रख लेना है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बता रहा हूँ। आम का मतलब आधा पका खाना नहीं है। आम उतना ही जरूरी है जितनी और चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर आम नहीं बनेगा तो आहार रस कैसे बनेगा? आहार रस के फाइनल बनने के लिए आम का बनना बहुत जरूरी है। एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, अमीनो एसिड्स बने, तो क्या प्रोटीन की डाइजेशन डायरेक्ट अमीनो एसिड बन सकते थे? नहीं। बीच में यूरिया बना, यूरिक एसिड बना, क्रिएटिन बना, ये सब बने, बन के ब्लड में रहे। ब्लड में आप पढ़ोगे नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इन द ब्लड, तो ये सब चीजें बने और बनने के बाद बॉडी से निकाल दिए जाएंगे। अगर ये बॉडी में रुकेंगे तब दिक्कत करेंगे। तो जैसे दोष जरूरी थे, धातु जरूरी थी, मल जरूरी थे, ऐसे ही आम भी जरूरी है। और आम रोज बनता है बॉडी में, ऐसा नहीं है कि ज्यादा भी मल होगी तभी बनेगा, रोज बनेगा, रुकेगा और उसके बाद निकल जाएगा। जब वो अननेसेसरी ज्यादा समय के लिए रुकने लगा, जैसे सपोज आप शादी में गए, शादी में जाने के बाद दबा के आप खा के आए, सो गए, और आपने ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली और सो गए। सुबह उठोगे तो क्या होगा? पॉटी आएगी नहीं, पेट भारी भारी सा रहेगा, नाश्ता करने का मन नहीं करेगा। उस समय क्या है? उस समय आपकी बॉडी में आम बना है, और उस समय उसका जो मेन बहुत चीज क्या है? आप लंबे दबा के सो जाओ, सुबह 6 बजे उठने की बजाय 11 बजे सो, और 11 बजे उठो और उठ के गर्म पानी पियो। तो गर्म पानी 2-3 बार पियोगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो आम था उस आम से सारा आहार रस बन जाएगा। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट, दोष, धातु, मल, स्रोत, समझ आया?